हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का आंसर की। और ये मॉडल पेपर जो है वो विज्ञान का लिया गया है और सारे विषय कि इस चैनल पर मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि ये ओरिजिनल आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, जिसका आंसर सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है इस चैनल पर। और इसमें टोटल संख्या जो है क्वेश्चनों की वो है 80 + 24 + 6, मतलब 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको बनाना केवल 40 है। लेकिन आज इस वीडियो में टोटल 80 के 80 सटीक और सही आंसर के साथ आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा रहा है गुरु आर्यभट्ट। इसके लिए इस वीडियो को तो लाइक जरूर आप करें और देखते हैं कि आज का यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो पहला क्वेश्चन जारी किया गया है वो कैसा है और किस प्रकार से है। इसका आपको एकदम ध्यान देना चाहिए। चलिए, आ गया है आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, देख लीजिए। आपको बताना है इसमें कि पौधे में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, उसमें जनन अंग कहां पाए जाते हैं आपको इसमें बताना है। ऑप्शन दिए गए जड़ में, पुष्प में, तना में और चौथा ऑप्शन है फलों में। पौधे में जनन अंग कहां पाए जाते हैं आपको इस पहले क्वेश्चन में बताना है। तो हम आपको बता दें कि पौधे में जनन अंग जो होता है वो उसके पुष्प में पाया जाता है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी किया जाता है और पुष्प के द्वारा ही हमें पौधे में जनन अंग की क्रियाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे याद रखिए कि पुष्प जो होगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्प। इसी तरीके सारी क्वेश्चनों का विश्लेषण के साथ आपको आंसर बताता है गुरु आर्यभट्ट। चलिए आगे आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में और हरे पौधों में। इंग्लिश वाले कैंडिडेट जो होंगे नीचे वाले ऑप्शन को देख लेंगे और अपने आंसर का मिलान करेंगे। और आप यह भी करेंगे कि कितने सही कर पाते हैं आज के इस 80 प्रश्नों में, कैसी आपकी तैयारी हो चुकी है, इसका भी इसी क्रम में आप जांच करते जाएंगे। और कितना आप सही बता पाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हमेशा और हमेशा हरे पेड़ पौधे में, मतलब यहां जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले लोग अपना अपना आंसर मिलान करते जाएंगे। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधे करते हैं तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकालते हैं आपको यह बताना है। ऑप्शन है जल से, ग्लूकोज से, कार्बन डाइऑक्साइड से और डी है डिक्टियासोम से। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह बता दें कि ऑक्सीजन जो गैस निकलता है वो पेड़ पौधे से निकलता है जल से। अब कुछ लोग सोचेंगे जल से कैसे, तो जल का अणु सूत्र आप पढ़ चुके हैं, H2O होता है। और इसमें देख लीजिए आपके सामने ऑक्सीजन दिखा, तो ऑक्सीजन इसी जल के पार्ट से, इसी भाग से पेड़ पौधे द्वारा निकाला जाता है। अर्थात तीसरे का राइट आंसर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। और यहां पर आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले लोग वाटर, इसका राइट आंसर होगा। चले आगे हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताना है जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों के बारे में आप पढ़े होंगे जरूर, और अगर आपको इसका जवाब पता है तो इसका मतलब मेरे चैनल के प्रत्येक वीडियो का रेगुलर कैंडिडेट है। नहीं पता है तो इसका मतलब आप मिस किए हैं मेरा वीडियो। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? ऑप्शन है यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, मुंह में। तो आप याद रखें जठर ग्रंथियां हमारे अमाशय में पाई जाती हैं, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे का। आज के इस सेशन में आपको पूरी तरीके से 80 के 80 क्वेश्चन बताने का पूरा प्रयास करेंगे हम। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बायोलॉजी का है, थोड़ा सा पेचीदा होता है कभी कभी बायोलॉजी, लेकिन अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो ये भी समस्याएं आपके सामने नहीं होंगी।
आपको बताना है ग्लाइकोलिसिस जो है प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन है स्टोमाटा से, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और कोशिका द्रव्य में। तो पांचवी का मेरा राइट आंसर होगा, और पांचवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य में। मतलब इस क्वेश्चन में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन अर्थात छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर, देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोग तैयारी कर चुके हैं, हमें ऐसा उम्मीद है। एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? एथाइल एल्कोहल आपको बताना है किस श्वसन से। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय। और तीसरा ऑप्शन केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, ए और बी दोनों। तो आपको यही चुनना है, वायवीय और अवायवीय। तो एथाइल एल्कोहल सभी लोग ध्यान देंगे, एथाइल एल्कोहल जो है वो श्वसन की प्रक्रिया में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया से बनता है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों जन आराम से अपना अपना आंसर मिलाते जाएंगे। 7 नंबर 7 है, सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा सिलेक्टेड किया गया है आप सभी लोग के लिए। आपको बताना है छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, जिसका ऑप्शन में बी जो है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपके शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है ये आपका पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है और ये आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। आप इतनी सभी बातों का याद रखेंगे और इंग्लिश वाले लोग कैंडिडेट मिला लेंगे, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 आइए जानते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। बताना आपको है कि पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? वायवीय भागों में जल का ह्रास मतलब जल की अगर कमी होगी तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागण या निषेचन। तो अब तो यहां समझ में आता है, निषेचन तो कहेंगे नहीं, क्योंकि निषेचन उस क्रिया को कहते हैं जिसमें नर और मादा आपस में संभोग करते हैं। विसरण जो होता है एक भाग से दूसरे भाग में जल का या वायु का आगमन होता है, आवागमन होता है, उसको विसरण कहते हैं। और परागकण जो छोटे छोटे कण होते हैं जो बीजों में या फिर कह सकते हैं फलों के रूप में बदल जाते हैं, वो कहलाते हैं। मतलब आठवें का तो एकदम क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। वायवीय भागों से जल का ह्रास, जल की कमी जो पत्ती के माध्यम से होता है, पेड़ पौधे में पत्ती के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। अर्थात आठवें का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस राइट आंसर। ट्रांसपेरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इंग्लिश वाले कैंडिडेट भी अपना आंसर मिलान करते जाएंगे। चलिए आगे है आज के नवे प्रश्न की ओर। नवा क्वेश्चन देखिए, घेंघा रोग पनपता है। तो घेंघा रोग जो होता है वो मुख्य रूप से हमारे गले में हो जाता है। गले में एक प्रकार की रोग हो जाती है जिसके कारण गले का जो थैली है या गले का जो भाग होता है पूरी तरीके से सूज जाता है, और ये मुख्य रूप से होता है आयोडीन की कमी से। तो देख लीजिए, घोंघा रोग पनपता है, आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी में आयोडीन की कमी, आयोडीन डिफिशियंसी। इसका राइट आंसर होगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में जो हल्का पीले रंग का, ऐसे रक्त में 3 प्रकार के कणिकाएं पाए जाते हैं, आपको पता है। एक पाया जाता है आरबीसी, एक पाया जाता है डब्ल्यूबीसी, और एक तीसरा जो होता है जिसे पट्टिकाणु या फिर प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें पूछा आपसे कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लाज्मा, लिम्स और सीरम, और लास्ट डी ऑप्शन है सफेद रक्त कणिका। तो सफेद रक्त कणिका तो होगा नहीं, क्योंकि तो स्वेत तो पहले से ही होता है। आपको इसमें से चुनना है 10 का, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। रक्त के हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसका जवाब होगा प्लाज्मा, जो पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में भी जानी जाती है। अर्थात 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। चले आगे आज के 11 नंबर की ओर। 11 देख लीजिए, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप जिसको हम लोग इंग्लिश में बीपी या फिर ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, और ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है, सब लोग जानते हैं, 120 बटा में
120 बटा में 80। ये भी याद रखेंगे, हमारे शरीर का जो सामान्य ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप होता है उसे होना चाहिए 120 बटा में 80। अब यह पूछा गया कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने वाला जो उपकरण होता है उस उपकरण का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैग्नोमीटर, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अर्थात 11 में हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के 12 क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन आगे है आपके स्क्रीन पर। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। पूरे 80 क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको बता दें कि इस चैनल पर सफलता नामक सीरीज चलाई जा रही है प्रतिदिन शाम को 7 बजे। अगर अभी आप उस बैच से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को केवल सब्सक्राइब करके उस बैच से जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको अधिक से अधिक अंक इस परीक्षा में प्राप्त हो सके। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है जंतुओं में, पौधों और जंतुओं दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो वाष्पोत्सर्जन ये तो जंतुओं में पाया नहीं जाता है, इसका मतलब कि ये पाया जाता है पेड़ पौधों में। अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी के साथ 12 में जाने वाले हैं। चलिए आगे है आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है यह मुख्य रूप से पाया जाता है और यह पाया जाता तिल चट्टा में, जिसे हम कॉकरोच के नाम से जानते हैं। अर्थात इस 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें हम सी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 आपके सामने आ गए हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मजा आ रहा आज के सेशन में। रक्त क्या है? रक्त क्या है जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं खून, उसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है रुधिर। लेकिन यहां पर पूछा गया रक्त क्या है, उसी का नाम है। एक अ में है पदार्थ, ब में है उत्तक, स में है कोशिका। एबीसीडी के जगह पर थोड़ा सा बिहार बोर्ड वाले से गलती हो गई है तो उतना मान लेंगे। या ऑप्शन में भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले में दिया है ए, बी, सी और डी, और डी ऑप्शन इसमें है द ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ब उत्तक। क्योंकि रक्त जो है संयोजी उत्तक है और इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो सम्मिलित होती हैं। चलिए आ जाते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। अर्थात जो पेशाब होता है मवेशियों का या फिर जंतुओं का जो पेशाब होता है उसमें पीला रंग होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोक्रोम या क्रोमोप्लास्ट। 15, तो 15 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोक्रोम। अर्थात इस 15 में जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु एकदम आपको जवाब देना चाहिए। उभयलिंगी जंतु मतलब उभयलिंगी जंतु वैसे जंतु को बोलते हैं जिस जंतु में नर और मादा दोनों प्रजातियां एक ही जीव में स्थित होती हैं। जैसे अगर मनुष्य की प्रजाति है तो मनुष्य में नर अलग होते हैं, मादा अलग होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों के गुण एक ही जीव में पाया जाता है, उसमें अलग अलग प्रजातियां नहीं होती हैं। वैसे को बोला जाता है उभयलिंगी जीव। तो एक लीजिए हाथी तो है नहीं, गाय भी नहीं है। गाय में गाय और उसका जो पुल्लिंग शब्द होता है वो अलग होता है। कुत्ता और उसके साथ होती है कुत्ती। तो इसका मतलब ये सब नहीं होगा। इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात द केचुआ। चलिए आ जाते हैं आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। अर्थात हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें यूरिया जो है कहां से प्रवेश करती है। ऑप्शन है वृक्क से, फेफड़ों से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो आपके इस 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत से। अर्थात इसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ अर्थात स के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 18 नंबर। 18 नंबर आ गया आपके सामने, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। चलिए 18 देखते हैं। 18 में आपको बताना है, इसमें बताना यह है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। मतलब जैव आवर्धन जो है किसे प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डीडीटी, एटीपी या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का मेरा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीडीटी। ऑप्शन बी के साथ हम यहां जाने वाले हैं इस 18 नंबर प्रश्न के साथ।
चलो 19 में आ जाते हैं। 19 आपको जवाब देना चाहिए और इस जवाब को हमें उम्मीद है कि सभी लोग के पास मौजूद होगा। निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे बोला जाता है? तो उत्पादक को जो ग्रहण करता है, या कह सकते हैं कि जो जीव मुख्य रूप से शाकाहारी होता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है, और मांसाहारी जो जीव होते हैं उसे द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। तो अपघटक होगा नहीं, शाकाहारी आ गया ऑप्शन, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी, अर्थात इसमें ब अर्थात बी के साथ हम यहां आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए आगे है आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल मतलब जमीन में पाया जाने वाला जल जो है वो कौन सा है? कुआं, नदी, समुद्र या तालाब? तो देखिए समुद्र, तालाब और नदी ये तो सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन कुआं जो है जमीन के अंदर पाया जाता है, क्योंकि उसमें जो पानी होता है कुएं में वो जमीन के अंदर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, कुआं, अर्थात ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। चलिए आगे है आज के 21वें प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, मतलब प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जीवों के किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपको इस 21 में यह बताना है। ऑप्शन है मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद या सूक्ष्म विकास। इसका आपको जवाब देने का प्रयास करना है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे हमारे डार्विन वैज्ञानिक नामक, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट आंसर, डार्विनवाद, क्योंकि डार्विन के द्वारा ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे है आज के 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 22वें नंबर का जवाब देंगे आप सभी विद्यार्थी। हरे पौधे कहलाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी फेमस, और इसका तो जवाब दे सकते हैं। हरे पेड़ पौधे जो इस प्रकृति में उत्पादन का कार्य करते हैं, या कह सकते हैं किसी चीज को फलते फुलाते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ऐसे जीवों को उत्पादक बोला जाता है, अर्थात इसको हम कहेंगे उत्पादक। और उत्पादक को ग्रहण करने वाला जो जीव है उसे उपभोक्ता कहते हैं, और उपभोक्ता को मर जाने के बाद जो जीव या जो कीड़े उसे खा जाते हैं उसे अपघटक कहा जाता है। तो तीनों हम आपको बता दिए। इस 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, उत्पादक। चलिए आ जाते हैं आज के 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि अंडोत्सर्ग जो है वो कारक है LH, एंड्रोजन, FSH और इनमें से कोई नहीं। तो आपके 23वीं का जो मेरा राइट आंसर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए, LH इज राइट आंसर। इस 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। चलिए आगे 24 नंबर देखते हैं। 24वां प्रश्न, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहां पाई जाती है? लैंगरहैंस जो है उसकी द्वीपिका कहां पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे लैंगरहैंस के नाम के आप अगर सुने होंगे तो ये मुख्य रूप से मधुमेह रोग को जन्म देती है, क्योंकि लैंगरहैंस जो होती है उसी द्वीपिका में कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी आ जाती है, और इंसुलिन की कमी के कारण हमें मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग उत्पन्न होता है। यहां पूछा गया कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती हैं? ऑप्शन है अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में या वृक्क में। अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो इसका जवाब आपको शायद मिल गया होगा, और नहीं मिला चलिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स, अग्नाशय में, क्योंकि अग्नाशय में ही हमारे पेनक्रियाज में ही ऐसी घटनाएं होती हैं, अर्थात लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 25 नंबर में। 25 में बताना है थोरैक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? थोरैक्सिन, तो थोरैक्सिन जो होता है वो मुख्य रूप से गले में पाया जाता है। उसके संश्लेषण में क्या होना जरूरी है? ऑप्शन है आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन या आयोडीन। तो हमारे इस 25 का आंसर होगा, और वो होगा आयोडीन, क्योंकि गले का जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, और हमारे गले में थोरैक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है, जिसके स्राव की कमी के कारण हमें
घेंगा नामक रोग या गैटर के नाम से एक रोग उत्पन्न हो जाता है, और ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। मतलब 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द अर्थात डी, आयोडीन। चले आगे आज के 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 में है निस्सल कणिकाएं पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन यहां भी आपको मिलेंगे, नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, या इनमें से कोई नहीं। निस्सल जो है वो कणिकाएं कहां पाई जाती है? तो हम बता दें 26 जो है आपका, इस 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन में। न्यूरॉन जो है वो मानव तंत्र की एक यूनिट इकाई मानी जाती है, तंत्र की इकाई मानी जाती है, इसे न्यूरॉन कहते हैं, जिसे हम जादू की छड़ी नाम से भी जानते हैं। उसका आकार आप पढ़ चुके होंगे, आप उसका आकार कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से जादू की छड़ी द्वारा, इस प्रकार से। चलिए, तो इसे 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, न्यूरॉन। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 27। बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में सेट किए गए हैं। 27 है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये तो सबको पता है, अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को जरूर पता होगा कि मानव मस्तिष्क जो है इसका वजन कितना है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट आंसर को हम लगाएंगे तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.2 से 1.4 kg। मतलब 1200 ग्राम से 1400 ग्राम जो होता है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे है आज के 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अब यहां से लगता है आपके फिजिक्स का क्वेश्चन प्रारंभ हुआ है, तो देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन में कैसे कैसे सिलेक्ट किए गए हैं। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मतलब निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इन लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा आपको ये बताना है इस 28 में। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस में जो प्रयोग होता है और उत्तल लेंस में प्रयोग जो होता है वो बनता है वास्तविक, क्योंकि वास्तविक का सीधा तो बनेगा नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनेगा उल्टा। मतलब इस क्वेश्चन का 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, वास्तविक उल्टा। चलिए आते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, 29 नंबर। इसका तो धुआं उड़ा देंगे सब लोग, हमें पक्का विश्वास है 29 का आंसर आपको पढ़ने से पहले पता चल गया होगा। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? साइड मिरर, तो साइड मिरर में प्रयोग होता है, सारे लोग को पता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण। अर्थात इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है, उत्तल दर्पण ढूंढिए और ऑप्शन को टिक लगाइए। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात अ के साथ हम यहां जाने वाले हैं। चलिए आगे आज के 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां प्रश्न आपके सामने, इसका भी जवाब आप सभी को पता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो काल्पनिक होता है और सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो देख लीजिए कौन सा है, आभासी दे दिया, काल्पनिक को बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया आभासी। तो काल्पनिक या आभासी ये दोनों प्रतिबिंब एक ही होती हैं। मतलब 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, ए ऑप्शन के साथ हम यहां जाने वाले हैं। चलिए आगे आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। ये तो हम सभी को पता है, सभी को पता है, हमें कंफर्म पता है। इसका जवाब सारे लोग देने की कोशिश करेंगे। ऊर्जा और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ेंगे। काफी आसान क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकें। 32, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन ऑप्शन देखिए, टिक लगाइए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 33 आपके सामने आ गया क्वेश्चन। बताना इसमें है आपको कि सामान्य नेत्र के लिए, जो सामान्य नेत्र होता है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सारे कराए गए क्वेश्चन हैं मेरे द्वारा, जो क्वेश्चन आपको इस चैनल पर बताए जा रहे हैं वो चैनल पर सारे क्वेश्चन करा चुके हैं हम आपको। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे सिलेक्टेड, सारे पढ़ चुके हैं आप लोग। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, जो दिख रहा है 25 मीटर, सॉरी यहां 25 मीटर है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जो दे दिया है 25 सेंटीमीटर।
चलिए आगे है आज के 34 क्वेश्चन की ओर। 34वां प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, फोकस दूरी हो गया 50, उसकी क्षमता होगी, तो फोकस दूरी जो होता है अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप फोकस को रख लेंगे क्षमता के लिए 100/f। अब 100/f करेंगे तो 100 आपके सामने रखा गया और f का मान 50 दे दिया, 50 से जब 100 कटाएंगे तो 2 आएगा। और चूंकि उत्तल लेंस जो होता है पॉजिटिव होता है, बता चुके हम आपको, अवतल लेंस नेगेटिव होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2 डायप्टर। कहीं कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2 डायप्टर देख लीजिए, ऑप्शन टिक लगाइए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मतलब 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 35 का जवाब तो सबको पता है। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म देखने पर आपको 3 कोना दिखाई देता है, लेकिन इसमें कुल सतहों की जो संख्या होती है 5 होती है। ऑप्शन नंबर द के साथ, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे 5 नंबर 5। 36 आ गया। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस जो एक प्रकार का उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी में किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, आपको यह बताना है। तो 36 का आपका राइट आंसर होगा पश्चाभी पेशियों द्वारा। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे 37। ये तो क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, आपके सेंटर पे एग्जामिनेशन में भी पेपर में क्वेश्चन आया था। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों के दो नियम होते हैं। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम यहां पर, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे है 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। मतलब फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसमें लेंस कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऐसे किसी भी वस्तु में, किसी प्रकाशीय यंत्र में जनरल तरीके से उत्तल लेंस ही प्रयोग किया जाता है, आप याद रख सकते हैं। उत्तल लेंस इज राइट आंसर। 39 आगे 39 नंबर की ओर। 39 देखते हैं। आपको बताना है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत, एक जो किरण है वो अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। इस प्रकार से अगर आपके सामने अवतल दर्पण हो और अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत मतलब इसी तरीके से, तो परावर्तन के बाद वो कहां से जाएगी? तो परावर्तन के बाद वो इस तरीके से फोकस को होते हुए चली जाएगी, मतलब यहां उसका फोकस होता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपको इस तरीके से चला जाएगा और ये इसका फोकस होता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस से। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस से। अवतल लेंस का फोकस दूरी बाईं ओर ही होता है। 40, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। मतलब एक प्रिज्म आपके सामने आपकी इस तरीके से है और एक वर्णी, मतलब ये जो प्रकाश की किरणें हैं, अगर एक ही वर्ण है, एक वर्णी प्रकाश गुजारा जाए, मतलब लाल गुजारा जाए या बैगनी गुजारा जाए, तो इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश तो मुड़ेगा ही, निकलेगा भी बाहर। लेकिन वर्ण विक्षेपण की जो क्रिया होती है, 7 रंगों में बंटने की जो क्रिया होती है प्रकाश का, वो नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक ही वर्ण का है, इसलिए यहां पर भी एक ही वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विक्षेपण। ऐसे आपको एग्जामिनेशन में यही 40 तक बनाना था, 40 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करने होते हैं, लेकिन आपको यहां पर 80 के 80 क्वेश्चन पूरे विश्लेषण के साथ बताया जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें। 41 आपके सामने, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करती है आपको बताना है। पवन विद्युत जनित्र में या पवन ऊर्जा जिससे प्राप्त किया जाता है, उसमें कुंडली को घुमाने का कौन काम करती है? उच्च दाब का हवा, गतिमान हवा, स्थिर हवा, या इनमें से कोई नहीं। तो पवन ऊर्जा का श्रेय जाता है मुख्य रूप से गतिमान हवा को, जिसका स्पीड लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम न्यूनतम होना चाहिए। इसलिए इस 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। चलिए आगे हैं आज के 42 नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए। 42 है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। देखिए अवतल लेंस बोल दिया तो पहले ही बता चुके कि अवतल लेंस ऋणात्मक होता है, दिमाग ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं, ऋणात्मक देखिए सही लगाइए, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अवतल मिल गया आपको, आपको ऋणात्मक लगाना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। चलिए आगे हैं हम लोग 43 नंबर की ओर। बताना है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। अच्छे से और काफी आसान क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन दिए दिया फिजिक्स के। आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा, सब कुछ जानते हैं, ग्रेफाइट होगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। मतलब 43 में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आगे आज के 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 देखते हैं। आपको इसमें बताना है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो पता है 1 मीटर दिया है, अवतल दर्पण दिया है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी सबको पता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है, अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 2 बटा में इस सूत्र के अनुसार अब 2 से 100 में भाग लगाइए, 50 आएगा। 50 ढूंढिए, 50 50 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल बी ऑप्शन। अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर। बेवकूफ नहीं बनेंगे, 50 मीटर भी दिया है सी में। तो एकदम अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बेवकूफ नहीं बनना है, और सही 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 उत्तर ही आपको एग्जामिनेशन में दे के आना है। चलिए आगे हैं आज के 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन, सघन माध्यम में विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है कहां। जैसे मान लीजिए सघन माध्यम है और विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरणें इस प्रकार से जा रही तो अभिलंब से ये दूर जाती हैं। ये जो होता है ये अभिलंब अगर है तो अभिलंब से दूर जाती है, मतलब इसका राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर अ, अभिलंब से दूर। क्योंकि सघन माध्यम से जब प्रकाश जाएगा तो प्रकाश ऐसे मुड़ता है, न कि कुछ इस प्रकार से। ये प्रकाश मुड़ने की घटना नहीं है। चलिए आ जाते हैं आपके 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, मतलब किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। याद रखें विद्युत धारा मापने की युक्ति होता है आमीटर, लेकिन विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होता है वो होता है जनरेटर, जनित्र। जनित्र ढूंढिए, ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। लेकिन विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो है एमीटर, ये सी हो जाता। लेकिन 46 का राइट आंसर यहां पर मेरे पास होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। चलिए आगे है आज के 47वें क्वेश्चन की ओर। 47, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, आपको 47 में ये बताना है। तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है, जो परंपरा के अनुसार हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा और आज हम प्रयोग करते हैं, वैसे परंपरागत स्रोत है जिसका नाम है कोयला। क्योंकि पवन ऊर्जा नया है, सौर ऊर्जा ये भी नया है, और बायोगैस भी नए संयंत्र ही है, नए यंत्र के द्वारा खोजे गए हैं। मतलब 47 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 100। यहां 100 के साथ जाने वाले हैं। चला आगे आज के 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो कांच की एक समांतर पट्टिका श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, मान लीजिए इस तरीके से है, इस पर तिरछे अगर आपतित हुआ है तो इसमें सबसे पहले होगा क्या, तो होगा विचलन। क्योंकि प्रकाश जब कांच के समांतर पट्टिका पर तिरछे आती है तो विचलित होगा, मुड़ेगा और मुड़ के बाहर निकलेगा। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अ के साथ जाएंगे। चलिए आगे आज के 49वें क्वेश्चन की ओर। 49वां प्रश्न आपके सामने। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो याद रखें कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, एसी करंट होता है, उसकी आवृत्ति होती है 220, उसकी वोल्टता होता है 220 वोल्ट, आवृत्ति याद रखेंगे 50 हर्ट्ज, और साथ ही साथ एम्पियर याद करें तो 5 एम्पियर पर हमारे घरों में विद्युत धारा की उत्पत्ति या विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। मतलब 49 का जो मेरा यहां राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, थोड़ा बेवकूफ बनाया है, और ऐसे बेवकूफ आपको एकदम नहीं बनना है, तो नहीं बनना है। अर्थात 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100 होगा। चलिए आगे आज के 50वें क्वेश्चन की ओर।
जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है? तो जस्ता की परमाणु संख्या ये तो आप सभी को एकदम इजी पता होगा, और अगर पता नहीं है तो जस्ता जो हम लोग जिंक के नाम से जानते हैं उसे ही जस्ता हिंदी में बोला जाता है, उसकी परमाणु संख्या होती है 30। ऑप्शन डी के साथ हम यहां जानने वाले हैं। आ गया 51 नंबर क्वेश्चन। धोबिया सोडा या का रासायनिक सूत्र, जिसे वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, कपड़े धोने के काम में प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग पाउडर के रूप में भी प्रयोग होता है, जिसका नाम है धोबिया सोडा। उसका आपको बताना है रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र। तो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट इन डेकाहाइड्रेट, मतलब Na2CO3 इंटू 10H2O। अर्थात 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए आ गए हैं आज के 52 नंबर क्वेश्चन में। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक जो शक्तिशाली क्षारक के रूप में जाना जाता है, अर्थात कह सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन की जो क्षमता होती है वो कम होता है और हाइड्रोक्साइड आयन की जो मात्रा होती है वो प्रबल होता है, वैसे क्षारक को हम बोलते हैं प्रबल क्षारक। ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो 52 जो है, इस 52 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक प्रबल क्षारक है, जबकि 3 ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं ये दुर्बल क्षारक है। आपको ये भी याद रखना चाहिए। चलिए आगे आज के 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। 53 क्वेश्चन आपके सामने। हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ये तो पता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, ये 3 जो अयस्क हैं ये लोहा के माने जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहां आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए आगे आज के 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 क्वेश्चन देखते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? तो ये या तो होगा निस्तापन द्वारा या तो होगा द्रवण द्वारा। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन इससे का होगा सल्फाइड अयस्क अगर आपके सामने है तो इसका जो निष्कर्षण होगा वो निस्तापन विधि द्वारा होगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 55 देखते हैं। अभिक्रिया Zn+O2 ZnO2 संतुलित रासायनिक समीकरण है, जिसमें दिया है Zn+O2। जब अभिक्रिया किया है तो बना है ZnO। आपको बताना है इसमें से कौन सी अभिक्रिया है, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए 2 तत्व जब एक साथ मिले हैं और एक साथ मिलकर एक तत्व बनाए हुए हैं तो ये हो गया मेरा संयोजन अभिक्रिया। लेकिन हमारे ऑप्शन में संयोजन दिया नहीं है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो ऑक्सीजन से इस जिंक का संयोग हुआ और बना दिया जिंक ऑक्साइड। तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपके सामने दिया हुआ है ऑप्शन नंबर अ में, जिसे हिंदी में बोला जाता है उपचयन। और देखिए यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। अर्थात ऑप्शन ए जो होगा 55 का वो हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले लोग कैंडिडेट आराम से अपना अपना आंसर मिलाते रहेंगे। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज ये तो आपको सबको याद होना चाहिए। इसका होता है C6H12O6। देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी में यह है, अर्थात इससे 56 का मेरा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 के पास आ गए। 57 समझेंगे। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है बताना है। तो आपको बताना है कि अम्ल जो होता है जल में विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है या इनमें से कोई नहीं। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो 57 का आपका राइट आंसर होगा, चूंकि अम्ल जो होता है विद्युत का संचालक होता है या विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका मतलब उसमें आयन होते हैं। चूंकि वो आयनीकृत होगा तभी तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने का मौका मिलेगा। मतलब 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, आयनित होता है। चलिए आगे आज के 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। 58 देखिए। लिथियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? लिथियम, तो लिथियम के बारे में अगर बात करते हैं तो लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है और 3 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? तो बाहरी कक्ष में बना हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस बार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1।
58 का कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, शून्य समूह कहा जाता है जो सबसे अंतिम में कॉलम होता है, जिसे हम 18वां वर्ग भी बोल सकते हैं। इस 18वें वर्ग के तत्व को शून्य वर्ग बोला जाता है, उसका तत्व होता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक तत्व दे चुका है वहां का हीलियम, सबसे पहला वाला जो नाम आता है उसमें जिसकी परमाणु संख्या 2 होती है वह नाम आता है हीलियम। इसका मतलब 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है 60वें क्वेश्चन की ओर। आपको बताना इसमें है निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। मतलब किस पर विद्युत ऋणात्मक की जो क्षमताएं पाई जाती है वो सबसे अधिक होती है, आपको इस प्रश्न में यह बताना है। ऑप्शन है फ्लोरीन, पोटेशियम, आयोडीन या सोडियम। तो 60 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, अर्थात एफ जिसका संकेत होता है। चलिए आगे है 61 नंबर की ओर। 61 क्वेश्चन को देखते हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल के वैद्युत अपघटन में मतलब जल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होने वाली जो गैस है वो क्या है। तो इसका 61 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 62 देख लेते हैं। 62 काफी अच्छा क्वेश्चन, और ये भी कई बार आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। 62 देख लीजिए। 62 है हमारे शरीर का पीएच मान क्या है। शरीर का पीएच मान ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं। इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 से 7.8। एकदम गांठ बांधिए, ये आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। 63 निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। अम्ल बताना है, तो अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के आयन मौजूद होते हैं, अर्थात H देख लीजिए आप। OH नहीं देखिएगा, OH अगर देखिएगा तो OH जो होता है ये हाइड्रोक्साइड आयन को डिनोट करता है। तो इसमें से ये नहीं है, ये तो है ही नहीं, और B भी नहीं है, बोले इसका राइट आंसर होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात D। चलिए 64 देखिए। निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक जिसे अम्ल और क्षार के होने का या फिर अम्लीयता के गुणों का पता लगाया जाता है उसे बोला जाता है संश्लेषित सूचक। तो इसमें बताना है हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज या लाल पत्ता गोभी। संश्लेषित सूचक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है और वैसे तत्व का यहां नाम बताना है। तो 64 में आपका हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, अर्थात 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेथिल ऑरेंज। आइए देखते हैं 65 नंबर। 65 है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। मतलब CO2 अगर H2O के से साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो H2O और मतलब जल जब अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है कार्बोनिक अम्ल। अब कार्बोनिक अम्ल जो है वो दिख सकता है आपको कौन से ऑप्शन में है, और ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन सी जो होगा 65 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे है आज के 66 नंबर की ओर। 66 एक कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन कौन सा है। मतलब कॉपर पाइराइट एक तांबे का या कॉपर का अयस्क माना गया है, उस अयस्क का संगठन या उस अयस्क का अणु सूत्र आपको बताना है इससे क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में जो 66 नंबर में है इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuFeS2। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा 66 में ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाले हैं। काफी आज मजा आ रहा है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिले हैं इस सेशन में। 67 प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन और अपने सेशन से एकदम टच करता हुआ। तो मुक्त अवस्था जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तत्व वो होता है सोना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन ब जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 68 देखते हैं। 68 है निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशीलता में सबसे हाई पावर में कौन सा है। ऑप्शन है जिंक, Ag अर्थात सोना, Au तांबा चांदी और Cu तांबा।
तो देखिए 68 जो है, इस 68 का जो आपका राइट आंसर होगा, इसमें इस चारों धातुओं में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील आपका जिंक है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर में, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो अगर यह धातु है, धातु पर विचार कर लेते हैं, इसके बाह्यतम शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर अधातु है तो अधातु के बाह्यतम शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6 या 7 होता है। एकदम गांठ बांधेंगे। और वो अगर निष्क्रिय गैस है तो उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में कभी भी किसी तत्व के नहीं पाए जाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 5, 6 या 7। चलिए आगे आज के 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। 70 क्वेश्चन को देखेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे। पीतल का निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है? पीतल। तो पीतल आप याद रखेंगे ताजा होता है, याद करवा चुके हैं हम आपको। पीतल ताजा होता है। त का मतलब है तांबा और ज का मतलब है जस्ता। तो तांबा जस्ता देख लीजिए, आपको मिल जाता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ए ऑप्शन में ही मिल जाता है, कॉपर और जिंक। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। चलिए आगे 71 नंबर की ओर। 71 में जवाब देने का प्रयास। निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी, समावयवी के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें मुख्य रूप से CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है, उसे समावयवी के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको समावयवी चुनना है। तो आपके सामने 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। ये जो है एक दूसरे के समावयवी हैं। आगे 72 नंबर की ओर। 72 है CH3OC2H5 का IUPAC नाम आपको बताना है। तो देखिए अगर मान लीजिए ऑक्सीजन देख लिए बीच में, तो ये ऑक्सी अर्थात ये तो समझ में आ गया कि ऑक्सी अर्थात ये कह सकते कीटोन समूह का हाइड्रोकार्बन है ये। अब कीटोन समूह के हाइड्रोकार्बन में अगर इसका नाम देना है तो CH3 मीथेन से बना हुआ है, मेथॉक्सी बना, और C2H5 एथेन है, मतलब इसका नाम बन जाएगा मेथॉक्सी एथेन। काफी अच्छे तरीके से IUPAC नाम भी आप इस चैनल पर सीख चुके हैं। 73 के बाद 73 देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको इसमें बताना यह है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? मतलब लोहा जो है भाप से अभिक्रिया करा लिया गया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा लिया गया, तो क्या बनता है आपको यह बताना है। तो बनता है Fe3O4 फेरस ऑक्साइड। लेकिन यहां पर याद रखेंगे अच्छे से, फेरस ऑक्साइड Fe3O4, ये इसका अणुसूत्र तैयार होता है। मतलब 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ यहां जाने वाले हैं। 74 देख लीजिए। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या होगा? तो अगर परमाणु संख्या 16 है तो 16 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो मिलता है 2, 2 के बाद आपको मिल जाएगा 8, 8 2 10, 10 मिला और उसके बाद मिल गया आपको 6। तो 6 जब मिल गया तो आप देख सकते हैं 6 जो है इसकी संयोजकता निकालिए, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2। इसका मतलब अंतिम से दूसरे कक्ष में अर्थात ये पाया जाएगा 74 का राइट आंसर होगा 16वें में, क्योंकि 16 का वर्ग होता है। अब 16 वर्ग से लास्ट से घसक जाइए 2, क्योंकि 18 वर्ग होता है, 18 के बाद 17 हुआ, 17 के बाद आपका 16 हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16। इसके द्वारा भी हम काफी अच्छे से बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा आप तत्वों के वर्गों का पता लगा सकते हैं। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 75 देखते हैं। 75 आपके सामने आ गए हैं। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 इसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसमें से बताना है कौन सा? जिंक, फेरस, कॉपर और मैग्नीशियम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये देखिए कॉपर जो है ये हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया या तनु हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब इस सी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चले आगे 76।
76 है। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर, 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम बताइए। मतलब कॉपर और टीन मिलाया गया है तो ये एक प्रकार का सोल्डर होगा। मतलब 76 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, कॉपर और टीन मिला हुआ तो एक प्रकार का ब्रोंज होगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी के साथ हम यहां जाने वाले हैं। चलिए इसके बाद 77 अगला क्वेश्चन, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। जिंक को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जेड है, जेडेन को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए तो इस अभिक्रिया में क्या मुक्त करेगा, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए दम काफी आसान क्वेश्चन है 77 का, और 77 में आपका ये जो बनाएगा इसमें हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब ऑप्शन अ जो होगा इसका राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे जिंक जो है ये जिंक ऑक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस जो होता है यहां से मुक्त करता है। 78 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। तो आपके 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Ag अर्थात सोना। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद 79 अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। तो अयस्क में जो अपद्रव्य होते हैं वो कहलाते हैं गैंग। ऑप्शन सी जो होगा एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 80 देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आपको 80 के 80 क्वेश्चन पूरे विश्लेषण के साथ बताने का प्रयास किया गया। 80 निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो उसके तन्यता के कारण। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों में इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर भेजें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।